नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एज वर्ड। दोस्तों, हम सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी को आधार बनाते हुए बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले दो पार्ट्स में सजीवों के बारे में समझने की कोशिश की है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इस लेक्चर में हमारा मेन मोटिव रहेगा एक पॉइंट को लेकर, या फिर यूँ कहे कि जीव विज्ञान की एक शाखा को लेकर, जिसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। टैक्सोनॉमी, जिसे हम अगर हिंदी में कहें तो वर्गीकी कह सकते हैं, वर्गीकी या फिर वर्गीकरण विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हो कि जीव विज्ञान की वो शाखा जो सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित होती है, उसे क्या कहेंगे हम, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी वैसे तो अंग्रेजी का शब्द है, बट ये हिंदी में एज इट इज यूज में लिया जाता है। इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है टैक्सोनॉमी। एक्चुअली जितनी भी शाखाएं होती हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, वर्गीकी की बात करेंगे तो हमने अभी बात करी। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, सजीवों के वर्गीकरण का, सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। एक सिंपल लैंग्वेज में आप इतना ही याद रख सकते हो इसके बारे में। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि सजीवों के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता आ गई है ना, इसका वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं हम, तो देखो दोस्तों, सजीवों की बात करें तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सजीव है। ठीक है, अब एक एक सजीव की बात करें तो एक एक सजीव के बारे में पढ़ना चाहोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए हमने उनको एक समूह में बांट दिया। जैसे मान लो एक क्लास में 120 बच्चे हैं और उस 120 बच्चे को एक एक को अलग अलग टीचर पढ़ाए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। स्कूल में जितने स्टूडेंट है उतने ही टीचर की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमने ग्रुपिंग कर दी। एक ग्रुप में जो समान सब्जेक्ट और समान जो प्रकार की स्टडी करते हैं उनको एक साथ ही बिठाया जाता है। जो समान स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उनको एक ही क्लास में बिठाया जाता है। उसी तरह से हमारे को भी यहाँ पर क्या करना होगा, अगर सजीवों का अध्ययन करना है तो उनकी ग्रुपिंग करनी होगी, और वो ग्रुपिंग करने का कार्य या फिर उनको समानताओं व असमानताओं के आधार पर बांटने का कार्य कौन करता है, टैक्सोनॉमी करती है। ठीक है, अब देखो टैक्सोनॉमी के बारे में अगर और आगे बढ़े हम, तो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड आपको दो साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं, जिसमें से पहले साइंटिस्ट वो हैं जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द दिया। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया है ये शब्द। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है A.P.D. कैंडोले। A.P.D. कैंडोले। A.P.D. कैंडोले के द्वारा ये टैक्सोनॉमी शब्द दिया गया अपनी पुस्तक में, और इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द का जिक्र किया कि हमको क्या करना चाहिए, कि वर्गीकरण करना चाहिए सजीवों का, मतलब कि उनको कैटेगराइज करना चाहिए, और यही जो प्रोसेस होता है इसी को इन्होंने क्या कहा, टैक्सोनॉमी कहा। देखो, हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुद्दा जो है रटना नहीं है, वरना एक दो ट्रिक बता के रटा जा सकता है शब्दों को, लेकिन उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं आए, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज।
उसके बाद यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम याद रखना है आपको, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या यूं कहे कि टैक्सोनॉमी के जनक। कौन है वो साइंटिस्ट? वो महान साइंटिस्ट है हमारे कैरोलस लिनियस। जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान को अद्वितीय माना गया है। इन्होंने अपनी बहुत सारी पुस्तकें लिखी और उनमें सजीवों को लेकर बहुत सारी बातें इनके द्वारा अपनाई गई है। बहुत सारी जगह इनका नाम आता है, इसलिए हम इनको महान वैज्ञानिक को हम किसका जनक मानते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का। इन्होंने ही सबसे पहले सजीवों का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण करने की शुरुआत की है। ठीक है, आगे 2-3 जगह इनका नाम और आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट वाइज हम आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी का जनक हम किसको मानते हैं? कैरोलस लिनियस को। क्यों मानते हैं? जो शब्द दिया है उनको क्यों नहीं मानते? जिन्होंने शब्द दिया है उनका कार्य वहीं पर समाप्त हो गया, शब्द दिया बस, है ना। टैक्सोनॉमी शब्द के बारे में डिस्कशन किया उन्होंने, उससे ज़्यादा जो कार्य जो किए हैं वो किसने किए हैं? टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किसने किए? कैरोलस लिनियस ने। इसलिए हम जनक भी किसको मानते हैं? कैरोलस लिनियस को। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टैक्सोनॉमी को लेकर, तो टैक्सोनॉमी को लेकर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये टैक्सोनॉमी किस प्रकार से कार्य करती है और सजीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से करती है। क्या डायरेक्ट किसी भी सजीव को किसी भी कैटेगरी में रख देती है क्या? किसी भी ग्रुप में रखती है क्या? नहीं, उससे पहले ये 2 और स्टेप फॉलो करती है। तो हम इसके 3 स्टेप्स की बात करेंगे। टैक्सोनॉमी अपने कार्य कितने स्टेप्स में करती है? 3 स्टेप्स में करती है। ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो टैक्सोनॉमी का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो सजीवों की पहचान करना होता है। सबसे पहले तो सजीवों की पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार से पहचान की जाती है सजीवों की? क्या सजीव कोई आईडी लेके घूमते हैं क्या कि ये मेरी आईडी है और देखो मैं सजीव हूँ, है ना, अब आगे का स्टेप आप फॉलो कीजिए? नहीं, एक्चुअली पिछले टर्न पे हमने सजीवों के आईडी को समझने की कोशिश करी थी। सजीवों के पास कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम उनको निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। उन्हीं के आधार पर हम उनको कह सकते हैं कि ये दिया हुआ जो भी है आपको, या फिर जो भी आपने चीज़ देखी हो वो क्या है? सजीव है। इसके लिए आपके मूलभूत लक्षण से 4 मूलभूत लक्षणों के बारे में हमने बात करी थी। सबसे पहला मूलभूत लक्षण था वृद्धि, दूसरा था जनन, तीसरा उपापचय क्रियाएं और चौथा था हमारे पास में वातावरण के परिवर्तनों के प्रति क्रियाशीलता। अगर ये चारों लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उस दी हुई चीज़ को क्या कह सकते हो? सजीव कह सकते हो। अब जब सजीव साबित हो जाता है तो उसके बाद टैक्सोनॉमी का अगला स्टेप है जो आगे बढ़ता है। अगले स्टेप की बात करें तो कौन सा स्टेप है वो? तो वो है नामकरण। अब नामकरण की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या सजीवों के पहले से नाम नहीं होते हैं? क्या होते? क्षेत्रीय नाम होते हैं, उनके देशज नाम होते हैं, उनके सामान्य नाम होते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी अगर अपना कार्य करती है तो यहाँ पर नामकरण के लिए जिस नाम का उपयोग करती है वो होते हैं साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। ये वैज्ञानिक नामकरण करने की जो प्रक्रिया है इसी को नामकरण कहा जाता है। इसी को कहते हैं हम नोमेनक्लेचर। नामकरण करने के भी कुछ रूल्स है, किसके आधार पर ये नामकरण किया जाता है सजीवों का। जब उनकी पहचान हो जाती तब नामकरण किया जाता है। और नामकरण करने का मतलब है वैज्ञानिक नाम लिखना। वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम किस प्रकार से किया जाएगा आगे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेप होगा, जब नामकरण हो जाएगा उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा वर्गीकरण। फिर नामकरण के बाद क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, समानताओं व असमानताओं के आधार पर सजीवों को समूह में बांट देते हैं।
जिस समूह से उसकी समानता मिलेगी उसमें उसको रख दिया जाएगा, जिसमें नहीं मिल रही उसकी समानता उससे उसको निकाल लिया जाएगा। कुल मिला के बातें ऐसे समूह में रखा जाएगा उसको जिससे उसकी समानता मिलती। जैसे मान लो आपको जीव विज्ञान पढ़ रहे हो तो पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है तो आप जीव विज्ञान वाले क्लास में जाके बैठोगे, यूँ नहीं कि आपको जीव विज्ञान पढ़ना है और आप कॉमर्स वाले में बैठ रहे हो। तो सजीव को उसी समूह में रखा जाएगा जिससे उसकी समानता मिल रही है, क्योंकि जीव विज्ञान की क्लास में सारे बच्चे जीव विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी कितने चरणों में कार्य करती है। टेक्सोनॉमी क्या है? सजीवों के वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? टेक्सोनॉमी एपीडी कैंडोले के द्वारा अपनी पुस्तक में द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में। ठीक है, टेक्सोनॉमी का जनक हम एपीडी कैंडोले को नहीं मानकर कैरोलस लिनियस को मानते हैं, क्योंकि सर्वाधिक कार्य इनके द्वारा किया गया। उसके बाद हमने बात करी कि जो टेक्सोनॉमी है वो 3 स्टेप्स में कार्य करती है। पहचान, सजीवों की पहचान करेगी, उसके बाद में नामकरण करेगी, नोमेनक्लेचर, और उसके बाद में सजीवों का वर्गीकरण कर दिया जाएगा। अब देखो भाई, ये तो जो पहचान है, पहचान के बारे में हमने कल रूल्स मतलब कि सजीवों के मूलभूत लक्षणों के बारे में डिस्कशन किया था। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा सजीवों का नामकरण। नामकरण का मतलब वैज्ञानिक नामकरण। तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो सजीवों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए जो सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं उनमें सर्वाधिक सर्वमान्य जो सिस्टम है वो है द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नामकरण, या फिर आप इसको बोल सकते हो द्विकरण नाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इस पद्धति के बारे में बात करें तो ये सर्वमान्य पद्धति होती है। सबसे ज्यादा, वैसे तो त्रिनाम पद्धति भी है, ट्राइनोमियल सिस्टम, लेकिन सर्वमान्य पद्धति कौन सी है हमारे पास में? द्विनाम पद्धति। अब अगर इस पद्धति के अनुसार, जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों से मिलकर बना होगा? 2 शब्दों से। बाइनोमियल सिस्टम, 2 शब्द, बाई का मतलब 2, द्विपद का मतलब भी 2 पद है, तो 2 पदों से मिलकर बना होता है प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम। इस पद्धति के बारे में अगर हम बात करें तो इस पद्धति को अस्तित्व में लाने का कार्य, सबसे पहले इस पद्धति के बारे में हमको बताया प्रस्तुतकर्ता के नाम से हम इनको जानते हैं। इस पद्धति को प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? वो कार्य किया गया गैस्पार्ड बोहिन द्वारा। गैस्पार्ड बोहिन ही वो पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पद्धति को अस्तित्व में लेकर आने का श्रेय दिया जाता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि गैस्पार्ड बोहिन ने ही सबसे पहले हमको बताया कि प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों से लिखा होना चाहिए? 2 शब्दों से लिखा होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये जिक्र अपनी एक पुस्तक में किया जिसका नाम है पिनाक्स या पाइनेक्स। ये पिनाक्स नामक पुस्तक जो है इनकी, इसी पुस्तक में इन्होंने द्विनाम पद्धति का जिक्र किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और साइंटिस्ट का नाम आपको फिर से यहाँ पर याद रखना है, वो महान साइंटिस्ट है आपके कैरोलस लिनियस। अब देखो भाई, कैरोलस लिनियस के बारे में अगर हम बात करें तो कैरोलस लिनियस ने इस द्विनामकरण पद्धति के अनुसार जो गैस्पार्ड बोहिन ने सजेस्ट करी थी, इसके अनुसार इन्होंने लगभग 6000 पौधों का वैज्ञानिक नामकरण कर दिया। 6000 पादपों का नामकरण किया इन्होंने, वैज्ञानिक नामकरण, अपनी पुस्तक में। इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना है जिसमें ये नामकरण किया गया, वो थी स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक में इन्होंने लगभग 6000 पौधों का वर्णन कर दिया, मतलब कि वैज्ञानिक नामकरण के साथ। अब अगर इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है तो प्रयोग में तो सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया? इस
पद्धति को कैरोलस लीनियस के द्वारा। इसीलिए हम कैरोलस लीनियस को इस द्विनाम पद्धति का मान सकते हैं वास्तविक प्रस्तुतकर्ता या वास्तविक खोजकर्ता, क्योंकि उपयोग में इन्हीं ने लिया था, वास्तविक उपयोगकर्ता या खोजकर्ता। हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो द्विनाम पद्धति का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और हमारा जो मेन आधार है वो भी एनसीईआरटी। ये जो महान वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका वास्तविक नाम कार्ल वॉन लीन था। और आप देख सकते हो कार्ल वॉन लीन में इनका जो वास्तविक नाम है वो वास्तविक नाम कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। ये द्विनाम पद्धति से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने सबसे पहले द्विनाम पद्धति के अनुसार पौधों के वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत करने से पहले अपना ही नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार बदल लिया। और इन्होंने अपना नाम बदलकर कार्ल वॉन लीन से बदलकर क्या कर लिया? कैरोलस लीनियस। अब आप समझ सकते हो, जिन्होंने द्विनाम पद्धति को फॉलो करने के लिए स्वयं अपना नाम बदला हो, वो महान साइंटिस्ट को हम जनक कहें तो अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है ना? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कार्य किया। प्रस्तुत करना ने तो सिर्फ इतना बताया कि हाँ 2 पदों से इसका सजीवों का वैज्ञानिक नाम बना होना चाहिए। वास्तविक रूप से उपयोग में लेने का कार्य किसने किया? कार्ल वॉन लीन या फिर कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, अपनी एक पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने पहले 6000 पौधों का वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत किया, लगभग में, है ना, लगभग 6000 पौधों। इसी प्रकार से इन्होंने एक और फिर से पुस्तक लिखी स्पीसीज, ठीक है, एनिमेलियम। उसके अलावा सिस्टेमा नेचुरी, जो सिस्टेमा नेचुरी थी उसमें इन्होंने जंतुओं के वैज्ञानिक नामकरण भी प्रस्तुत किए। ठीक है, अब जो इस सिस्टेमा नेचुरी थी उसमें भी लगभग 5-6 हज़ार जंतुओं का इन्होंने वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत किया। तो ये जो वैज्ञानिक नामकरण हैं ये जंतुओं के भी होते हैं और पौधों के भी होते हैं ना, सभी सजीवों के होते हैं। अब देखो भाई, अब आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वैज्ञानिक नामकरण की ये जो द्विनाम पद्धति, इसके अनुसार वैज्ञानिक नामकरण के कुछ नियम है ना। तो उन नियमों को लेकर हम बात करेंगे, रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नामकरण के कुछ रूल्स है हमारे पास में, कुछ नियम है। उन रूल्स को लेकर हम बात करेंगे कौन कौन से रूल्स हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमारे पास जो पहला रूल है वो है कि प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नामकरण हमको करना है अगर, तो उसके लिए आपको लैटिन भाषा के शब्दों का उपयोग करना है। लैटिन भाषा में लिखा होना चाहिए आपका वैज्ञानिक नाम। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। ठीक है, मतलब प्रत्येक वैज्ञानिक नाम लैटिनीकृत होता है। लैटिनीकृत का मतलब है लैटिन भाषा में लिखा होता है। आप किसी अन्य लैंग्वेज में वैज्ञानिक नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर भाषा में तो लिखा होता ही है लैटिन में, उसके साथ साथ उसके उत्पत्ति स्थल, उसके स्वभाव, उसके गुणों के बारे में भी उस नाम से थोड़ी सी जानकारी हमको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा जो रूल है वो ये है कि प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम, प्रत्येक वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए। जिसमें पहला जो शब्द होगा, ये पहला शब्द आपके वंशीय नाम को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा शब्द होगा आपका वो जाति सूचक पद होगा। जाति सूचक पद,
वंशीय नाम को हम अंग्रेजी में जेनेरिक नेम कहेंगे और जाति सूचक पद को हम अंग्रेजी में स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे। अर्थात प्रत्येक सजीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसमें जो पहला जो शब्द है, पूरा पहला शब्द जो होता है वैज्ञानिक नाम का, वो होता है वंशीय नाम, और दूसरा जो शब्द है वो होता है जाति सूचक पद। ठीक है, हम उदाहरण से साथ में बात करें तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। हम एक उदाहरण को लेते हैं और उदाहरण है हमारे पास में आम। आम का अगर हम वैज्ञानिक नाम लिखें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। अब इस मेंजीफेरा इंडिका में जो ये पहला वाला जो शब्द है मेंजीफेरा, ये तो है हमारे पास में वंशीय नाम, और दूसरा ये जो इंडिका है ये हमारे पास है जाति सूचक पद। ठीक है, अगले नियम पर हम चलते हैं और अगला नियम जो हमारा क्या है वो ये है कि अगर आप वैज्ञानिक नाम को छपाई कर रहे हो, आप वैज्ञानिक नाम की छपाई कर रहे हो, छपाई मतलब बुक वगैरह में या फिर किसी भी पेपर में आप इसकी मशीन के थ्रू छपाई कर रहे हो, तो छपाई के समय आपको इसको किस में छापना है? इटैलिक्स में। इटैलिक्स का मतलब है तिरछे अक्षरों में। आपको इसको किस में छापना है? इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब तिरछे अक्षरों में छपाई होनी चाहिए। और अगर आप इसको छपाई नहीं कर रहे, इसको हाथ से लिख रहे हो, हाथ से लिखते समय जैसे कि आप कॉपी में लिखते हो, अभी मैं लिख रहा हूँ तो मैं छपाई थोड़ी कर रहा हूँ, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो इटैलिक्स कैसे लिखेंगे हम, है ना? लिख थोड़ी सकते हैं, छपाई तो जरूर की जा सकती है तिरछे अक्षरों की, लेकिन लिखा नहीं जा सकता। तो हाथ से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। दोनों शब्द जो होते हैं उनको क्या करेंगे हम? अलग अलग रेखांकित करेंगे। ठीक है, जैसे देखो आपके पास जो दोनों शब्द है अभी मैंने हाथ से लिखे, तो फिर मैं क्या करूंगा? आपके वैज्ञानिक नाम के दोनों शब्दों को मेंजीफेरा और इंडिका, इन दोनों को क्या करूंगा? अलग अलग अंडरलाइन करूंगा। ये इसको अलग अंडरलाइन और इसको अलग अंडरलाइन। ठीक है, आम के वैज्ञानिक नाम में मेंजीफेरा इंडिका दोनों शब्दों को मैंने अलग अलग अंडरलाइन कर दिया, मेरा थर्ड रूल भी अप्लाई हो गया। लेकिन अगर छपाई होती तो तिरछे अक्षरों में छपा होता। अभी बताऊंगा किस तरह से तिरछे अक्षरों में छपाई करते। नेक्स्ट हम बात करें आगे अगले रूल को लेकर, तो अगला रूल है हमारे पास में वो ये है कि भाई आपके जो वैज्ञानिक नाम है अगर अंग्रेजी भाषा में लिखे तो फिर आपको ये फोर्थ रूल अप्लाई करना है। अंग्रेजी भाषा में वैज्ञानिक नाम लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है? तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका जो वंशीय नाम है, वंशीय नाम का जो पहला अक्षर है, फर्स्ट अक्षर, वो आपका कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जबकि जो जाति सूचक पद है, या आप शॉर्ट में बोल सकते हो जातीय नाम, इसका जो प्रथम अक्षर है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे मान लो आप आम का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हो अंग्रेजी भाषा में, तो आप कैसे लिखोगे? मेंजीफेरा इंडिका। मतलब कि आपने जो वंशीय नाम लिखा है उसको पहले आप अंडरलाइन करोगे और जाति सूचक पद को भी अंडरलाइन करोगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो वंशीय नाम का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में और जाति सूचक पद का पहला अक्षर स्मॉल में, तो ये आपका वैज्ञानिक नाम सही है।
बट आपने गलती से ऐसे लिख दिया मेंजीफेरा और इसमें कैपिटल आई लिख दिया इंडिका, तो फिर आपका वैज्ञानिक नाम ये वाला, चाहे आप इसको अंडरलाइन कर दो, गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये है भाई कि आपने इधर वाला रूल तो फॉलो कर लिया लेकिन इधर वाला रूल फॉलो नहीं किया। तो आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि वंशीय नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जबकि जाति सूचक पद का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। ये रूल आपका अंग्रेजी भाषा में लिखते समय लगेगा, लेकिन हिंदी भाषा में लिखते समय, आप हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हो, हिंदी में लिखते समय ये रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हिंदी में मेंजीफेरा में म बड़ा छोटा नहीं होता, जबकि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर होता है प्रत्येक अक्षर का और स्मॉल लेटर भी होता है। ठीक है ना। तो ये आपको केवल अंग्रेजी भाषा में लिखते समय ही अप्लाई करना है, बिल्कुल ध्यान से याद रखना। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, भाई बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर होना भी नहीं चाहिए। वास्तविकता को समझते हुए काय का बोर होना। अगर तुम चीज़ों से भटकोगे, मेरा मुद्दा भी नहीं है चीज़ों से भटकाना, मैं चाहता हूँ कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। और द्विनाम पद्धति के अनुसार अगर हम बात करें तो सजीवों के वैज्ञानिक नामकरण की बात करता है। अगर आप सजीवों में भी बात करें तो पौधों के वैज्ञानिक नामकरण को आप बोलोगे वानस्पतिक नाम, और अगर अंग्रेजी में बात करें तो बोटेनिकल नेम, और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को जूलॉजिकल नेम या फिर वैज्ञानिक नाम ही बोलोगे आप। अब ये जो आपके बोटेनिकल नेम है और जूलॉजिकल नेम है, इनको रिलेटेड ये पांचवा रूल है आपका, जो कि थोड़ा सा अलग जा रहा है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो आपके वैज्ञानिक नाम है उसके अंदर जो वानस्पतिक नाम होते हैं, बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम, और जंतुओं के जो नाम है, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम है जंतु ओके वैज्ञानिक नाम। यहाँ पर ये पांचवें रोल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चार रोल सभी के लिए सेम है। चाहे जंतुओं का वैज्ञानिक नाम लिखो आप, चाहे पौधों का वैज्ञानिक नाम लिखो, लेकिन ये पांचवा रोल थोड़ा सा अलग है। देखो भाई, जो अगर आप पौधों का वैज्ञानिक नाम कर रहे हो, वानस्पतिक नाम लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो दोनों शब्द है वैज्ञानिक नाम के, वंशीय नाम कोमा जाति सूचक पद, ये दोनों समान नहीं होने चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। जबकि अगर आप जंतुओं का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हो तो यहां पर ये वंशीय नाम और दूसरा जाति सूचक पद, ये समान हो सकते, यहाँ पर समान स्वीकार्य हैं। जबकि पहले वाली बात में हमने बात करी है कि समान नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो आप? अगर इस प्रकार से समझ नहीं पा रहे हो तो हम एक उदाहरण को लेकर बात करते हैं। जैसे कि हम मटर की बात करते हैं, मटर का वैज्ञानिक नाम आप लिख सकते हो पाइसम सेटाइवम, लेकिन आप इसको पाइसम पाइसम नहीं लिख सकते। आप पूरी बोटनी के जितने भी वैज्ञानिक नाम है उनको छान लीजिए, कहीं भी आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा जिसमें कोई भी पौधे का वैज्ञानिक नाम में दोनों शब्द समान हो। ठीक है, जबकि जंतुओं के वैज्ञानिक नाम में अनेक ऐसे नाम है जिसमें वंशीय नाम और जाति सूचक पद समान है। जैसे कोबरा को बात करते हैं, कोबरा, कोबरा एक सांप होता है ना। तो कोबरा की बात करें तो कोबरा का वैज्ञानिक नाम होता है नाजा, नाजा। अब आप देख सकते हो नाजा, नाजा में आपके जो वंशीय नाम है और जाति सूचक पद है वो दोनों समान है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से चूहा, जो घरेलू चूहा है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटस, रेटस। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जंतुओं के वैज्ञानिक नाम में जो
आपके वंशीय नाम है और जाति सूचक पद है वो दोनों समान हो सकते हैं, जबकि पौधों के वैज्ञानिक नाम में ऐसा नहीं है। अब देखो भाई, आप अगर यहाँ पर बात करो तो हम बात कर सकते हैं इससे रिलेटेड कि ये सारे जो हमने नियम पढ़े हैं, एक बार मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इन्हीं उदाहरणों के आधार पर। पहली बात तो आपके वैज्ञानिक नाम कौन सी भाषा में लिखे होने चाहिए? लैटिन भाषा में लिखे होने चाहिए। जैसे मेंजीफेरा इंडिका में मेंजीफेरा और इंडिका दोनों ऐसे शब्द है जो कि सामान्य भाषा के नहीं है, ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द है ना। दूसरा, वैज्ञानिक नामकरण करते समय 2 शब्दों से लिखे होने चाहिए वैज्ञानिक नाम। तीसरा, वैज्ञानिक नाम की छपाई के दौरान वो इटैलिक्स में छपे होने चाहिए। इटैलिक्स का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आप मेंजीफेरा इंडिका लिख रहे हो तो आपको किस तरह से छापना है इसको, जो मशीन होती ऑटोमेटिक छापती, ये तिरछे अक्षरों में इस तरह से मेंजीफेरा इंडिका। आप देख सकते हो, आप हाथ से लिखते समय ऐसा रूल अप्लाई नहीं करना है आपको, ये बहुत दिक्कत समस्या देने वाला रोल है, ये सिर्फ मशीनी लैंग्वेज का रोल है। छपाई के दौरान वैज्ञानिक नाम इटैलिक्स में छपे होते हैं, हाथ से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना है ना, रेखांकित करना है। अंग्रेजी भाषा में लिखते समय आप क्या कर सकते हो, पहला अक्षर कैपिटल में लिखोगे वंशीय नाम का, और जाति सूचक पद का पहला अक्षर स्मॉल में लिखोगे। ये रोल बिल्कुल ध्यान से याद रखना है आपको सबसे अच्छे से अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि इसी रोल में होती है मिस्टेक सबसे ज़्यादा। अब आपको कोई से भी एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। कोई से भी वैज्ञानिक नाम के पीछे ब्रैकेट में अगर कुछ शब्द दिखाई दे रहा है तो वो क्या होता है, जैसे आपको मेंजीफेरा इंडिका दिखाई दे रहा है। अब इस मेंजीफेरा इंडिका के पीछे ब्रैकेट में आपको इस तरह से LINN इस तरह से लिखा हुआ है, दिया है तो दिखाई दे रहा है, तो ये होता है वैज्ञानिक का नाम, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने इस वैज्ञानिक नाम को प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। या फिर नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम आप शॉर्ट में चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि लिन लिखा है मैंने यहाँ पर। लिन का मतलब है लीनियस। कैरोलस लीनियस ने मेंजीफेरा इंडिका का नाम प्रस्तुत किया है और उसने अपना नाम उस वैज्ञानिक नाम के अंत में शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दिया। तो वैज्ञानिक अपना नाम भी वैज्ञानिक नाम के अंत में लिख सकता है। आई होप आपको ये जो बातें मैंने बताई है वैज्ञानिक नामकरण को लेकर, ये आपको समझ में आई होगी, है ना। ठीक है, इसी को आज हम यहीं तक हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है। एक मिनट, ओके तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो आज का हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो यहीं तक रखेंगे, और इसके बाद में अगले डिस्कशन पॉइंट को लेकर हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, जो होगा हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके जीव विज्ञान में बहुत हेल्प करेंगे, और ये जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं आपकी हेल्प के लिए है। इन वीडियोज़ को बनाने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, हमारे पास संसाधनों की कमी है। एक सिंपल बोर्ड के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश की जाती है, और जिसमें वीडियो बनाने के लिए मोबाइल का यूज किया जाता है, तो बहुत दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ता है। आप पूरी वीडियो देखिए प्लीज़, और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और उसके बाद आज का वीडियो बनाने में तो काफ़ी दिक्कत आई। एक्चुअली एक बार वीडियो शूट कर लिया लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं आ पाई, पता नहीं क्या रीज़न रह गया, इसलिए दोबारा बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो आप मेरी मेहनत के साथ अपनी मेहनत को कंटिन्यू कीजिए और अपने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छा बनाइए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। थैंक यू सो मच।